अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का 48वां इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास की सदारत कर रहे हैं। OIC रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा, गैर रुकन ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन के सीनियर नुमाइंदगान कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। ये पहला मौका है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा भी बतौर मेहमान ख़ुसूसी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने दौरान ख़ताब कश्मीर पर OIC ममालिक के मौक़िफ़ और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हमायत की है। पाकिस्तान इस वक्त OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 48वें इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट इंडीड, जहां अफगानिस्तान का मामला एजेंडे का कलीदी हिस्सा है। तहम अफगानिस्तान ने इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा ना भेजने का फैसला किया है। तालिबान हुकूमत ने OIC इजलास में अपनी शिरकत को कम सतह पर रखा है कि जिसके तहत वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की बजाय अफगान वज़ारत ख़ारजा के ओहदेदार को भेजा गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरमान अल मसूद ने OIC इजलास से खताब करते हुए कहा है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की काविशें काबिल सताइश हैं। अफगानिस्तान पर OIC ट्रस्ट फंड कायम हुआ है और नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर किया गया है। अफगानिस्तान के अवाम की खस्ता हाली और बहरानी कैफियत को ख़त्म करने के लिए बहुत इक़दाम दरकार हैं। तहम अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। पहली बार आलमी सतह पर यह इदराक किया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है, इट इज़ अ रियलिटी, और इस हवाले से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास के शुरका को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन करार देने पर मुबारकबाद दी। Especially congratulate our OIC members. Resolution passed in the United Nations declaring 15th March. Heads of state kept saying things like, well, we are moderate. The moment you say you're a moderate Muslim, you automatically say that there is some extreme form of Islam. There is only one Islam, Islam of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No other human community was branded with their religion. 1.5 billion people branded by these terms. इजलास से खताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक को गैर जानिबदार रहने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि इस्लामी ममालिक किसी ब्लॉक में जाने या फिर जंग का हिस्सा बनने की बजाय मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म ने दौरान खताब फ़लस्तीन और कश्मीर का मुतअद्दिद बार हवाला दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम दोनों अमूर पर नाकाम हो चुके हैं। वी हैव फेल्ड, हम कोई असर नहीं डाल सके, हम मुनक़सिम हैं। Both the Palestinians and the people of Kashmir, we have been able to make no impact at all. We are 1.5 billion people. Our voice to stop this blatant injustice. United Nations Security Council resolutions. The international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. That right was never given to them. This special status of Kashmir was taken away illegally. India is changing the demography of Kashmir by making the Muslims from a majority to a minority by bringing in settlers from outside. इससे कबल OIC के सेक्रेटरी जनरल इजलास से मुखातिब थे। उनका कहना था कि यमन में खून रेजी को फौरी बंद होना चाहिए। उन्होंने इस मसले का पुरअमन और पायदार हल तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नाज़रीन, क्या OIC वज़राए ख़ारजा इजलास अफगानिस्तान की संगीन इंसानी सूरत हाल से निमटने में अहम किरदार अदा कर सकता है? अमरीकी इनखला के बाद तालिबान की हुकूमत तश्कील दिए जाने और तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात होने तक के तमाम तर मराहिल में OIC मुकम्मल खामोश रहा है। अब जबकि तालिबान हुकूमत में आ चुके हैं, OIC अफगानिस्तान की सूरत हाल पर क्या किरदार अदा कर सकता है? इजलास में खित्ते को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की राह हमवार की जा सकेगी या फिर फ़कत करारदादें ही इस इजलास का हासिल वसूल होंगी? बात करते हैं। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर भी रह चुके हैं। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मुशर्रफ जैदी साहब मौजूद हैं। गहरी नज़र रखते हैं नमो पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैदी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। बताइएगा सर, हमने माजी में हमेशा देखा है कि अनफॉर्चुनेटली OIC एक इफेक्टिव बॉडी नहीं साबित हुई। इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाए? हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस मोमेंट? मेरा ख्याल है किसी भी ये जो ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो OIC हो, यूनाइटेड नेशंस खुद हो, SCO हो, दीगर इस तरह के ग्रुप्स हैं जिनका अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बहुत अहमियत है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम उससे तवक्को रखेंगे तो फिर हम खुद ही अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट के लिए जो है सेटअप कर रहे हैं।
ओआईसी का मकसद जो है वो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो मुस्लिम उम्मत के अहम इश्यूज हैं, उन इश्यूज को ऑन द बॉयल रखने के लिए, प्रोमिनेंट रखने के लिए एक बहुत करामद इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि कश्मीर का मसला जो है वो पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क या कोई और ग्रुप ऑफ ममालिक जो है वो उसको टेक अप करेगा, तो ये ना हमें पहले सोचना चाहिए था, ना अब सोचना चाहिए। आपने तज़किरा किया अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका, तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उस मोमेंट का, उस मौके का, जिससे पाकिस्तान को मुकम्मल फायदा उठाते हुए और जिस तरह से पाकिस्तान ने किया है पिछले चंद महीनों में ओआईसी का इस्तेमाल करने का। इशू ये है कि जो मुत्तकी साहब यहाँ नहीं आए वो इसलिए नहीं आए क्योंकि ना पाकिस्तान ने और ना किसी और दुनिया के मुल्क ने अभी तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है कि वो लेजिटिमेट हुकूमत है। और उसमें दरपेश कुछ इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, कुछ हमने भी और दीगर और ममालिक ने तालिबान से कुछ जो है स्टेप्स जो है वो मांगे कि आप इन पे पूरा उतरें, और जब बैनुल-अक़वामी तौर पे देखा जाएगा कि आप पूरे उतर रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। जब तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता तब तक उनके वजीरे खारजा का आना जो है वो एक तरह से उसका कोई हासिल नहीं होना था, तो इसलिए उन्होंने ये फैसले किए कि वो ना आए। लेकिन ओआईसी की अहमियत इसमें यह है कि बजाय ये कि सिर्फ पाकिस्तान अकेला खड़ा हो और नुमाइंदगी करे और कहे कि प्लीज अफगानिस्तान की अवाम, उसके बच्चों की, उसके औरतों की, उसके मर्दों की जो जाने हैं उनके हक में आवाज उठाने के लिए बजाय सिर्फ एक अकेला पाकिस्तान खड़ा हो, आपने तकरीबन 60 ममालिक और अपने साथ जमा कर लिए। तो इस तरह से ओआईसी एक बहुत करामत जो है इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उससे मजीद उम्मीद रखना कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ेगा हमारे साथ, या वो कश्मीर को जो है वो फतह करेगा, इस तरह की चीजें कोई भी बैनुल-अक़वामी फॉर्मुलेशन जो है वो नहीं कर सकती और ना करेगी। आपका एजाज चौधरी साहब, आप मुत्तफिक हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब से? वज़ीर आज़म का ने माना है कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर ओआईसी नाकाम रहा है, और ये तो एक हकीकत है बहरहाल। डू यू अग्री विद व्हाट ज़ैदी साहब इज सेइंग? ओआईसी ने दोनों अमूर पर क्या किया है? ये तो एक क्लब सा बहरहाल लग रहा है। लोग आते हैं, बात करते हैं, करारदादें मंजूर की जाती हैं, सब अपने अपने मुल्कों में चले जाते हैं। मैं तो इसको ज़रा दूसरे जाविये से देखता हूँ। मेरे नज़दीक ओआईसी एक सियासी जमात है, कोई अस्करी तंजीम नहीं है। ना इसके पास कोई पुलिस है, ना फौज है कि ये अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवा सके। ये ऐसे ही है जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा है, वो भी, उसकी भी बहुत सारी करारदादें कई दहाइयों से किताबों में हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत सारे ममालिक ने तो उनके साथ उनको बिल्कुल पस अंदाज करके काम किया है। तो ओआईसी जो है वो बुनियादी तौर पर एक प्लेटफॉर्म है, एक वेन्यू है जिस पे लोग आते हैं और कोई पैगाम अपना देते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। पैगाम रसानी के लिए ये है, मैसेजिंग के लिए है, और उस लिहाज से ये सारी बैनुल-अक़वामी तंजीमें यही काम करती हैं। तो मैं नहीं समझता कि ओआईसी को आप अगर इस पैमाने से देखेंगे तो उसने कश्मीर का मसला हल नहीं करवाया, तो वो फिर कसूर ओआईसी का नहीं है, कसूर तो उनका है जो हल नहीं होने दे रहे। जिस तरह फ़लस्तीन का मसला इसराइल हल नहीं होने दे रहा और कश्मीर का मसला हिंदुस्तान हल होने नहीं दे रहा, इसमें ओआईसी का क्या कसूर है? ओआईसी तो एक तवातर के साथ कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी खड़ी है, फ़लस्तीनियों के साथ भी खड़ी है, मुस्लिम कॉजेज़ के लिए भी आवाज़ उठा रही है। आवाज़ उठाना ही उसका काम है, वो तो मेरे ख्याल में ये कर रही है। तो मैं इतनी हार्श जजमेंट नहीं ओआईसी के ऊपर। मगर ज़ैदी साहब, फिर ओआईसी के प्लेटफॉर्म को मौसर किस तरह किया जाए कि आवाज़ उठाने तक से लेके टैंजिबल आउटकम्स तक का जो सफ़र है उसको यकीनी बनाया जाए? कोई लीडरशिप का फुकदान है या कुछ अहद करना बाकी रह गया है? क्या किस तरह किया जाए सो वी एक्चुअली सी टैंजिबल रिजल्ट्स? टैंजिबल रिजल्ट्स जिस भी मुल्क को दरपेश हैं, उस मुल्क को खुद उनके हुसूल के लिए काम करना पड़ता है। आर्मीनिया के साथ आज़रबाईजान का मसला था। आज़रबाईजान ने 10-15 साल जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट भी की और उसके बाद मिलिटरीली उन एरियाज पे फिर से काबू किया जिन पे उनको करना था। पाकिस्तान ने भी ये कोशिश की, लेकिन शायद उसमें उतनी मेहनत जो है वो जितनी दरकार थी कारगिल से पहले और कारगिल के दौरान जो मुनज़्ज़म होने की जरूरत थी घर पे,
वो वाला काम नहीं हुआ और एक एडवेंचरिज्म हुआ तो गलती हो गई और एक बैकफुट पे जो है पाकिस्तान को आना पड़ा कारगिल के बाद। लेकिन कश्मीर का मसला, ये कोई भी ऐसे जो इंडिविजुअल ममालिक के मसले हैं उनका जिम्मा जो है वो किसी बैन अवी फोरम पे ये उम्मीद रखना कि चाहे वो OIC हो, चाहे SCO हो, चाहे UN हो, कि वो करके देंगे, ये एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन नहीं है। पाकिस्तान को अगर कश्मीर का मसला हल करना है तो ये पाकिस्तान को खुद करना पड़ेगा। उसके लिए जो तमाशा इस वक्त सियासी तौर पे पाकिस्तान में जो है चल रहा है, उस तरह के तमाशों को कम और एक मुनज़्ज़म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है उस पर ज्यादा जोर जरूरी होगा। और साथ साथ बजाय इसके कि हर 3-4 महीने बाद आप पहले पेट्रोल की कीमतें घर पे जो है घटाएं और फिर IMF की मीटिंग्स पे जाके उनको एक्सप्लेन करें कि जी आप पेट्रोल की कीमतें क्यों घटा रहे थे और आपको इलेक्शन जो है वो आ रहा है आपका, और प्लीज जो है $500-600 मिलियन की ट्रांच जो है $900 मिलियन की ट्रांच फिर कर दे। ये सारे जो मसले हैं इनका खुमियाजा पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को भुगतना पड़ा है, लेकिन इसमें हम OIC को ड्रैग नहीं कर सकते। OIC का जो मकसद है उस तरह से वो मकसद अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा कर रहा है, इससे ज्यादा वो कभी करेगा नहीं और हमें अपनी जिम्मेदारियां जो है वो OIC के कंधों पे नहीं डालनी चाहिए। तो एजाज चौधरी साहब, फिर इस सूरत हाल में फ़लस्तीन और कश्मीर के ऊपर जैसे जैदी साहब ने बात की, उसको अगर उसे कतई नज़र अफगानिस्तान स्पेसिफिक जो अहदाफ हैं, और क्योंकि सबके कन्वर्जेंट इंटरेस्ट हैं इसके ऊपर, मुफादात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ख़ित्ते में दीगर नॉन मुस्लिम ममालिक भी हैं कि जो इस बात से इत्तफाक करते हैं, उसको ज़्यादा मौसर बनाने के लिए क्या किया जाए? जी देखिए, बातचीत से बढ़कर है, जब कोई करारदाद पास होती है तो वो बैनुल अक़वामी बरादरी को एक पैगाम जाता है कि इतने मुल्क इस मौजू पर इस तरीके से सोच रहे हैं और उसके ऊपर फिर जो उसका किरदार हो सकता है। देखिए, अफगानिस्तान का जो कज़िया था उसके अंदर बुनियादी तौर पर अमेरिका ने उसके अंदर कब्जा किया और फिर हमला किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहाँ पे मकामी हुकूमतें बनवाई, लेकिन खुद उनके ऊपर फौज भी उनकी रही, वहाँ पे नेटो की अफवाज भी रही, ना अक़वाम मुत्तहिदा ना OIC, ये सारे कोई उस तरह का किरदार अदा नहीं कर सके क्योंकि जो मेंबर स्टेट्स है वो खुद उनको मौका नहीं दे रहे। जो वो अफगानिस्तान में मसला इलेक्शन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से कुछ OIC भी काम कर रहा था, अक़वाम मुत्तहिदा भी काम कर रहा था, लेकिन मसाइल के हल के लिए वो जो फरीकैन है वो उन्होंने बराह रास्त बातचीत की। अमेरिका ने फिर जब तालिबान से बात करनी शुरू की, उससे राहें खुलनी शुरू हो गई और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि इस इजलास में भी बैठ के जो बातचीत होगी उसका जो महवर होगा वो ये होगा कि OIC किस चीज़ में क्या किरदार अदा कर सकती है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा करने की है वो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी इंसानी बहरान जारी है और जो OIC ने कमिटमेंट्स की थी, जो ममालिक ने कमिटमेंट की थी 3-4 महीने पहले पाकिस्तान में, ये ज़रूरी है कि उसके ऊपर अमल दरामद हो और भी मजीद ममालिक उसमें आए, प्लेज करें और अफगानिस्तान के जो अवाम हैं उनकी मुश्किलात को हल करने में जैदी साहब, ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब बहुत पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। इमरान खान साहब में वेल बी वॉकिंग आउट वेरी सून। कितना स्पेशल मोमेंट है ये? इस्लामोफोबिया का भी जो एक आलमी दिन जो है उसको रिकग्नाइज करवाना, फिर OIC की मूट इधर करवाना, खसूसी मेहमान खसूसी के तौर पे चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा का इधर आना, हाउ स्पेशल इज़ दिस? बहुत स्पेशल है महर, लेकिन ये स्पेशल है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे जो पॉपुलिस्ट लीडरान होते हैं, जिस तरह हमारे वजीर आजम भी हैं, उनका ये ख्याल होता है कि मुल्क और रियासत जो है वो घुल के उनकी जो इनफरादी जो पर्सनालिटी है उससे जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा किसी भी मुल्क में ऐसा कभी भी नहीं होता। तो अगर पाकिस्तान को इज्जत मिली है और उसमें उनका थोड़ा बहुत किरदार रहा है, जो बिल्कुल रहा है, तो उसकी उनको दाद देनी चाहिए, लेकिन कामयाबी इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान की है। और इसी तरह कल को अगर कोई जो है फिर से कामयाबी मिलती है और इमरान खान वजीर आजम नहीं होते, तो जो भी अगले वजीर आजम होते हैं थोड़ा बहुत क्रेडिट उनको मिलेगा, लेकिन क्रेडिट एक्चुअली वो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए होगा। तो ये जो चीजें हुई हैं बहुत अच्छी हैं
जो भी इस पे मेहनत हुई इमरान खान की, उसकी उनको दाद मिलनी चाहिए। जो भी उनके सियासी मामलात हैं, वो अगर बेहतर तौर से उनको डील कर सकते होते तो उनको इस क्राइसिस का सामना इस वक्त ना हो। हमारे साथ मुशर्रफ ज़ैदी साहब मौजूद थे, एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि सिंध हाउस में मुनर्रिफ अरकान के मीडिया पर आने के बाद हम मुर्दा ज़मीरों और बेज़मीरों का खूब शोर सुन रहे हैं इस मुल्क में, लेकिन एक वीडियो ने पूरी कौम को मुर्दा ज़मीर साबित कर दिया है। मैं कौम की इस इज्तिमाई बेहिसी पर गमज़दा भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ, और ये फ़िक्र भी दामनगीर है कि बहैसियत कौम क्या हमारे एहसासात, हमारी सेंसिटिविटी, इसका क्या जनाजा उठ गया है। नाज़रीन, पतोकी के शादी हॉल में गरीब अशरफ का लाशा सामने रख कर सैकड़ों लोगों ने खाना खाने की वीडियो ने मुझे तो क्या पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। एक तरफ हम सुन रहे हैं कि शनाइयाँ बज रही हैं, मुर्गन खाने खाए जा रहे हैं, और इसी हॉल में राइट एट दैट वेरी प्लेस मेहनत कश मोहम्मद अशरफ की लाश पर मक्खियाँ भी भिन भिना रही हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अशरफ पापड़ बेचने के लिए शादी हॉल के बाहर खड़ा हुआ था और उसका बारातियों के साथ झगड़ा हुआ। बाराती लातों और मुक्कों से मोहम्मद अशरफ पर टूट पड़े और अशरफ मौके पर ही ज़िंदगी की बाजी हार गया। मगर थाना पतोकी के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई। इब्तदाई तफ्तीश में ये कहा जा रहा है कि बारात पर फेंके गए जो पैसे थे वो उठाने पर मोहम्मद अशरफ ज़मीन पर गिर गया और फिर वहीं दम तोड़ गया। अशरफ की मौत कैसे वाक़ई हुई, इसका हकीकी खुरा तो बहरहाल पुलिस ने ही तलाश करना है। लेकिन मैं इन मनाजिर पर हैरत में मुब्तला हूँ कि जिस हॉल में शादी का खाना चल रहा है वहीं लाश रखी है और लोग इस लाश से बेनियाज खाना खाने में मशगूल हैं। सैकड़ों लोगों की इस इज्तिमाई बेहिसी पर शदीद रंज में हैं। मैं इस वक्त से सोच रही हूँ कि ये लाश मोहम्मद अशरफ की नहीं बल्कि ये लाशा हमारी इज्तिमाई एहसास और इंसानियत का है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। इधर इस्लामाबाद में 57 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल पर सर जोड़ कर बैठे हैं और उधर अपोजिशन जमातों के माबैन और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान राब्ते बदस्तूर जारी हैं। आज ही नाजरीन, कराची में मौलाना फजल रहमान ने MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद का दौरा किया। मौलाना ने MQM पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की। ज़राए बता रहे हैं कि अपोजिशन और मुत्तहिदा के दरमियान बल्दियाती कानून पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले बल्दियाती कानून में तब्दीली की ख्वाह है, मगर इस डेडलॉक के बावजूद मौलाना फजल रहमान इस मुलाकात से खासे मुतमईन नजर आए। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने हुकूमती बेरुखी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी गई। आपकी किसी के दफातर बंद नहीं है, मुनहदम नहीं किए गए, हमारे हैं। अगर हमें पता लगे कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर ऐसी जमहूरियत और ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानी तक ना पहुँचे, उसको करने का हमें भी शौक़ नहीं होना चाहिए। ये लबो लहजा बेजा नहीं। इत्तेहादियों और हुकूमत में खलीज बढ़ रही है। मुस्लिम लीग का वज़ारत आला का मुतालबा सीने से लगाए चुप साध कर बैठी है और मुत्तहिदा के शिकवों पर कोई कान धरने को तैयार नहीं। MQM पाकिस्तान के दफातर सिंध हुकूमत खोलने की इजाज़त नहीं दे सकती। ये वफाकी हुकूमत का मामला है और बल्दियाती कानून में तब्दीली सिंध हुकूमत का इख्तियार है, वफाकी हुकूमत का नहीं। नाज़रीन, इसलिए मुत्तहिदा दो तरफा उलझन में पाई जा रही है। आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहिदा को इस उलझन से निकालने के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुलाकात की दावत दी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने साथ ही टेलीफोनिक कॉल के ऊपर खालिद मकबूल सिद्दीकी को यकीन दहानी भी कराई है कि आपसे मामला तय होने के बाद मैं और बिलावल भुट्टो खुद जिम्मेदारी निभाएंगे। इस राब्ते के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी अभी से कुछ देर कबल इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आज ही अपोजिशन का एक बड़ा वफ्द जिसमें एहसन इकबाल, एयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, सैयद खुर्शीद शाह और अख्तर मैंगल शामिल थे। इस वक्त ने पार्लियामान लॉजेस में MQM के रहनुमा वसीम अख्तर और आमिर खान से भी मुलाकात की। इस वक्त अपोजिशन की तमाम तर तवज्जो
इत्तेहादियों की हमायत हासिल करने पर मरकूज है। काफ लीग और MQM पाकिस्तान की जानिब से ग्रीन सिग्नल की तवक्कुआत ने अपोजिशन को खासा मुतमईन कर रखा है और हुकूमत आर्टिकल 63A की तशरीह से उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन ये बात तो बहरहाल तय है कि अगर हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के साथ खड़े हो गए तो फिर आर्टिकल 63A की तशरीह भी हुकूमत को बचा नहीं पाएगी। इसी वाले से बात करते हैं साबिक सेनेटर फैसल वाडा साहब से। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फैसल साहब, पॉलिटिकल स्पेस नहीं रही MQM पाकिस्तान के पास, इख्तियारात पे सवाल उठा दिए गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया महर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं वो कहना चाहूँगा जो आज शहबाज शरीफ के क्लिप्स चल रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो अपनी फ़ौज के ऊपर जो गालम गलोच की है और उस सरबराह के ऊपर DGI के ऊपर, तो जो आदमी इतनी मक्कारी से, झूठ से, अयारी से, बेईमानी से, इन सब चीज़ों का भी मुकाबला करके वापस स्टेटमेंट इशू कर सकता है, तो आप इस PDM के पल्ले से आप कुछ भी कोई भी चीज़ तवक्को कर सकते हैं। एक, अल्लाह की ज़ात तो हर चीज़ कर सकती है, इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकेगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि ना मुझे अदम एतमाद की तहरीक सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रही है। हमारे वहाँ जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि इनको फेस सेविंग कैसे दी जाए, उस पर भी हमारी बहुत ही रिजर्वेशन। इनसे मुराद क्या है सर? किसको? ऑपोजिशन को फेस कीपिंग कैसे दी जाए? फेस सेविंग ऑपोजिशन को फेस सेविंग, सर फेस सेविंग ऑपोजिशन को जरूरत है या आपको जरूरत है? अभी फेस सेविंग होगी ना, विड्रॉ करना पड़ जाएगा, या अटेंडेंस नहीं पूरी होगी, या कानूनी या फेडरल गवर्नमेंट अपने कार्ड जब इशू शो करेगी तो फिर फेस सेविंग की बात आएगी ना। फिर ये जो डीजल इधर उधर भाग रहा है वो किस तरह बताएगा? मुतमईन वो PDM के पिछले जलसे में भी था, वो चढ़ाई करने इस्लामाबाद आ रहे थे, वो तब भी मुतमईन था। तो ये सब खेल जो है, खिलौने जो आज हमारे पास है, उनसे हम खेल रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय करें। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, रेटिंग्स बढ़ रही है, टीवी शो आ रही है, हेडलाइंस बढ़ रही है। कलामी माफ, आप अपने इत्तेहादी की ये बयानात कि हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही, वजीर आजम के पास जब इख्तियारात ही नहीं है तो क्या कहें? हुकूमत के इत्तेहादी अब उनके साथ नहीं है मौलाना की ये बात। मेरा मतलब है कि 15 सालों में MQM को दीवार से चुन गया है, हमें कम से कम हुकूमत में रहने का जवाब तो दिया जाता, कम से कम रहने का कोई जवाब दे दिया जाता। आप इसको कितनी लाइटली ले रहे हैं? या तो आपके पल्ले कुछ है नहीं? मेहर साहबा, देखिए मैं आपको दो डिवाइड कर देता हूँ इस चीज़ को। एक तो ये कि जो इधर से उधर फसली बटेरे फिर रहे, आपको खुद अंदाज़ा है, आप मेरी बहन है, मुनासिब भी नहीं मैं TV पे, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम टॉकिंग। देखिए, जिस इंसान का रेट मंडी में, बाज़ार में भाव लगता हो और वो इधर से उधर जाता हो, उसको अवाम और हम किस तरह मुखातिब होते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हमें पता है किस तरह बात करते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि जब घर का मसला, यानी कि पार्टी का मसला, पार्टी की रिजर्वेशन सड़क पे आ जाए तो वो सड़क की चीज़ हो जाती है। तो सड़क की चीज़ को सड़क की तरह ट्रीट किया जाता है, लाइक यू ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स, नंबर वन। ये एक हिस्सा हो गया। अब आप आ जाए एलाइज के ऊपर। एलाइज के ऊपर क्या है? एलाइज आ जाएंगे, बयान दे देंगे, गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे, नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट कर देंगे, पीपल्स पार्टी से मिल लेंगे, नून लीग आ जाएगी, फलाना हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। तो जिस फ्यूचर टेंस की आप बात कर रही हैं, जिस मफरूज़े के ऊपर सारी कहानी बनी हुई है, उस मफरूज़े का तो मेरे पास जवाब ये है, वेट फॉर द राइट टाइम, वी विल स्ट्राइक इट बैक। और यही एटीट्यूड हमारा था। वक्त तो फिसलता जा रहा है। अगर आप मुझे इजाजत दें, जिनको आप फसली बटेरे कह रहे हैं, उन्हीं की बुनियाद पे आपने हुकूमत कायम की, उनको पकड़ पकड़ के जहांगीर खान तरीन साहब आपको डिलीवर करते रहे जहाज़ों में। गलत किया, मानते हैं आप ये? हमने गलत, फसली बटेरों वाला का काम गलत किया। अनाड़ी थे, अनाड़ियों से PM को चलाना चाहिए था। जहाँ खिलाड़ी आए वहाँ मुसीबतें कर दी, कुछ अपने भी शेरवानी और पजामे बनाने में लग गए। आप अनाड़ी ही साबित हुए। अनाड़ी के साथ अनाड़ी थे हम, सियासी और सियासी अनाड़ी ही आए थे हुकूमत के अंदर, और सियासी अनाड़ी ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को उस जगह पे ले जाते जिधर पाकिस्तान 35 साल इसका वेट कर रहा, जब खिलाड़ी इसमें बीच में आए। अच्छा फैसल वाडा साहब, आप एक बड़े बुनियादी हिस्सा रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, आप एक फेस रहे हैं तहरीक इंसाफ का, आपको वजीर आजम के बड़ा करीबी भी समझा जाता है, आपको वजारत दी गई, फिर सेनेटरशिप दी गई, 35,344 वोट लेके आप अपना मैदान जीत कर आए कराची से। ये कोई सादा बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट आप खड़े हुए थे। आपने क्या किरदार अदा किया है MQM पाकिस्तान को वापस लाने में? मैं इतना नफीस नहीं हूँ ना, इतनी नफीस बातें कर सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ इस पॉइंट इन टाइम में इतना ही जवाब दे सकता हूँ। मेरे ख्याल से मैं जो अगले हफ्ते उम्रे पे आने के बाद अगले शो पे आई वुड बी कंफर्टेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन।
चलें, अब उम्र की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन आपकी जमात को और आपके लीडर को दुआओं की अभी ज़रूरत महसूस हो रही है। मगर फैसल वाडा साहब, ये मुझे बताइएगा, गवर्नर साहब को ये टास्क सौंपी गई थी, गवर्नर साहब तो फ़कत एक मुलाकात के बाद उन्होंने अप्रोच भी नहीं किया। क्या इमरान इस्माइल नाकाम हो चुके हैं? क्या गलत बंदे को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी? आप लोग दिलचस्पी नहीं रखते? मैं क्या समझूं? देखिए महर साहिबा, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो खुद इस पूरी स्टॉर्म इन द टी कप के अंदर वो मुलविस हैं, और कोई जल्दी जल्दी में डर के मारे शेरवानी सिलवाने देता है और कोई पजामा, तो किसी के पास भी पूरा कपड़े भी नहीं पहनने के लिए। सो उनका भी एक रोल है। जब हम ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं तो हमें अपने अंदर भी ज़रूर देखना ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से सारी भाग दौड़ जो है वो अब इमरान खान साहब ने अपने हाथ ले ली है। जो चीज़ उनको समझ में आनी थी वो आ गई है। इमरान खान साहब की सियासी तलवार पे जहां मैं धड़ से अलग होते हुए अपोजिशन के सर देख रहा हूं, वहां कुछ अपनों के सर भी देख रहा हूं। अपनों के सर भी, ये तो बड़ी खबर है, क्योंकि पहले भी आप काबीना के जब हिस्सा थे, पहले भी ये खबर आई कि आपने हाईलाइट किया उन लोगों को जो ख्वाहां थे अगली शेरवानी पहनने के। नॉट सेइंग दैट स्पेसिफिकली नाम लेते हुए सर, मगर कराची का इशू तो बराह रास्त असद उमर साहब भी देखते आ रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा, गवर्नर इस्माइल साहब ने एक मुलाकात के बाद मुलाकात कोई नहीं की, अब आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म खुद करेंगे। ये ऑपोजिशन तो पै दर पे मुलाकातें कर रही है। आज MQM पाकिस्तान से मुलाकात मौलाना फजल रहमान की हुई है, कल जरदारी साहब ने उनको मदऊ कर लिया है मिलने को, और आप लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। मेहर साहबा जिनके बच्चे उनके बापों को नहीं पहचानते थे, आपने मीडिया में उनको स्पेस दे दी, उनके टिकट चलते हैं, उनकी हाईलाइट होती है। इररेलेवेंट पीपल आर रेलेवेंट ना हो, तो अगर इसको भी इंजॉय करें, ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। उनका भी वक्त आया है, वो आगे बात कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। जबकि आप जब एक से भी पूछे तो पता चलता है कि वो 5-10 पार्टियाँ उसे घूम घूम के आए हैं, और ऐसी चीज़ें हमें भी विरासत और जहेज़ में मिली हैं। तो जब विरासत और जहेज़ में मिलती है तो यू डोंट हैव अ चॉइस, द बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आप जब जहेज़ में या विरासत में आपको कुछ मिलता है तो कुछ अच्छा मिलता है, कुछ घटिया भी मिलता है। तो जहेज़ और विरासत देने वाले भी अब साथ नहीं रहे क्या? जहेज़ और विरासत देने वाले भी अब साथ नहीं रहे? नहीं, मेरा देखिए, जहेज़ और विरासत देने वाले, जहेज़ और विरासत पाकिस्तान की में आए हैं, और वो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं, और वो उसी हिसाब से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। फिर आसिफ अली जरदारी साहब का प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2। प्लान नंबर 1 तो आप लोग शिकस्त खाते दिखाई दे रहे हैं। ये फसली बटेरे तो वापस आने को नहीं है, इनमें से एक का भी ऐलान नहीं हुआ कि वो वापस आ रहे हैं। और प्लान 2 जो इत्तेहादियों पे मुनस्सब था, वो जमता दिखाई दे रहा है बार बार। मौलाना फजल जी, मैंने पिछली बार एक SHO का कहा था, तो आपने देखा था चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई थी। अब एक मोबाइल की मार है, इससे ज़्यादा की कोई मार नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, ठीक है। एक मोबाइल की मार है, ठीक है। सबकी फाइलें हैं, सबके कट्टे छट्टे हैं। अगर पाकिस्तान की तकदीर में इमरान खान के मुकाबले में ये सारा चोरों का टोला खड़ा है, जो अपने इदारों की शाख को काटता रहा है, जो हिंदुस्तान की ज़बान बोलता रहा है या वेस्ट मुल्क की तलवे चाटता रहा है, अगर इन्होंने पाकिस्तान चलाना था और पाकिस्तान को इतना बेहतर बनाना था, तो क्या हमने इन्हीं के हवाले करना है? ये आपको भी देखना है, मुझे भी देखना है, और बहुत सारे और जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी देखना है और अपना अपना हिस्सा डालना है। इट्स नॉट अबाउट 25 मार्च तक ये खबर आ रही है, मुतवक्के है कि इत्तेहादी बाकायदा ऐलान कर देंगे ऑपोजिशन के साथ जाने का। अब तो ऐलान ही बाकी है, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं। परवेज इलाही का मेरा इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, आज के बयानात भी MQM पाकिस्तान के सुन लिए होंगे। तो ये आप 63 की तशरीह खेलते रहेंगे, उसी के इंतजार करते रहेंगे, और ये ऐलान हो गया तो वोटिंग से पहले ही गेम था। बहन, एक तो ये कि हम बहुत कुछ खेलते आए हैं और खेलते रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहन को बहुत अच्छे स्कूप मिल रहे हैं, उनकी रेटिंग्स हाई हो रही है, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको उसके, एंड यू डिज़र्व इट। नंबर 3 ये कि बहन, सब कुछ हो रहा है, अगर ऐलान भी खुदा न खास्ता हो जाता है तो इम्प्लीकेशन अप्लाई करने में, होने में और जाने में बड़ा वक्त है। ये सब चीज़ें मफरूज़े पर है, फ्यूचर टेंस। और आखिरी सवाल फैसल वाडा साहब, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर जो बहुत ही करीब खड़ा है, फकत दिनों की बात है। आपका इतने बला का एतमाद का इसका सबब क्या है? इसकी क्या ऐसी क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, या आपके पास खबर है कि जो इतना कॉन्फिडेंस अभी भी दिखा रहे हैं? देखिए बहन, मैं आपको बहन कहता हूँ, और जब मैं आपको भाई कहता हूँ तो नेचुरली कैमरे के अलावा भी पीछे भी मेरा आपका बहन भाई का एक रिश्ता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है मेरे बारे में। सो आई एम अल्लाह के हुक्म से वेरी कॉन्फिडेंट, डोंट वरी अबाउट इट।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद थे और अभी भी बला का इत्मीनान है, कह रहे हैं कि अभी भी वक्त बाकी है और इस वक्त में कुछ भी हो सकता है। हुकूमत ये यकीन कर बैठी है कि अभी भी मुकाबला सख्त है, मुकाबला बहरहाल वन साइडेड दिखाई दे रहा है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। दो दहाइयों तक नैब के साथ मिलकर खुफिया सासों का पता लगाने वाले इदारे ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी ने नवाज शरीफ से माफी मांगते हुए कहा है कि फोरेंसिक तहकीकात के दौरान नवाज शरीफ या उनकी फैमिली के हवाले से ₹1 की करप्शन का मामूली सबूत भी नहीं मिला। We found no assets, no cash relating to the Nawaz Sharif family. We found a lot of plundered assets, but not ₹1 of that could be connected to the Nawaz Sharif family. I think not only I, but anyone in Pakistan who made these accusations against Mr. Nawaz Sharif, both as an individual citizen and as the Prime Minister, seriously owe him an apology. I have no hesitation in joining that apology. I think anyone अपने इंटरव्यू में कावे मूसवी ने इमरान खान और एसेट रिकवरी यूनिट के साबिक सरबराह शहजाद अकबर को भी तंकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया है कि इमरान खान ने हम सबको बेवकूफ बनाया और शहजाद अकबर को फ्रॉड करार दिया। My position is 180 degrees opposed and opposite to what it was when Imran Khan came to power. He fooled all of us. I had the misfortune of sitting very closely with his minister who's responsible for these things, Mr. Shahzad Akbar. What a fraud. इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी नैब और इमरान खान गठजोड़ को हरफे तंकीद बनाया। ब्रॉडशीट कंपनी के जो सीईओ हैं कावे मूसवी, उन्होंने ये कहा कि एक धेले की करप्शन वो नहीं ढूंढ सके। कावे मूसवी ने न सिर्फ गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, बल्कि इमरान न्याजी के मुंह पर भरपूर तमाचा है। न्याजी नैब गठजोड़ के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। नैब न्याजी गठजोड़ ने पूरा जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को रुसवा करने की कोशिश की। ये पहला मौका नहीं कि जब कावे मूसवी या ब्रॉडशीट ने पाकिस्तानी मीडिया पर तलातुम बर्पा कर दिया हो। इससे कबल गुज़िश्ता बरस कावे मूसवी ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ $30 मिलियन का केस उस वक्त जीता कि जब लंदन हाई कोर्ट की मसालती अदालत के जज सर एंथनी ने कावे मूसवी के हक में फैसला दिया और पाकिस्तान को कुल $65 मिलियन अदा करने पड़े। कावे मूसवी की जानिब से नवाज शरीफ से माफ़ी और नए इंकशाफात को माजी के बयानात के साथ रख कर देखा जाए तो दोनों में खुला तजाद वाज़ेह है। नाज़रीन, लंदन हाई कोर्ट की मसालती अदालत के फैसले के बाद नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि उन्हें तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया है, मगर एक इंटरव्यू में ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी ने नवाज शरीफ को झूठा कहते हुए यह भी इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ कहते हैं कि उनका एवनफील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं, मगर यह बात सच नहीं है। It's a complete lie to say the broadsheet court action exonerates the Sharif family because of the events surrounding Avonfield Apartments. It is totally untrue. The reason why the action against Avonfield was dropped had nothing to do with whether those were bona fide purchases by the Sharif family. दिलचस्प सूरत हाल है। क्या कावे मूसवी अगर कल झूठे थे तो आज सच्चे कैसे हो गए? खुला तजाद पाया जा रहा है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि ब्रॉडशीट ने लंदन हाई कोर्ट में नैब के खिलाफ मुकदमे में 4 एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को मुंसलिक कर रखा था, मगर फिर न जाने क्या हुआ कि ब्रॉडशीट ने अपार्टमेंट्स मुंसलिक करने की दरख्वास्त भी वापस ले ली और शरीफ खानदान से पैसे निकलवाने की बजाय फरवरी 2021 में 45 लाख रुपए बतौर हरजाना अदा किए। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से माफी मांगने वाले कावे मूसवी माजी में नवाज शरीफ के खुफिया सासों का पता लगाने का इल्जाम भी आयद करते रहे। गुज़िश्ता साल जनवरी में BBC को इंटरव्यू देते हुए कावे मूसवी ने कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खानदान समेत कई पाकिस्तानी सियासतदान के बैरून मुमालिक बनाए गए लाखों डॉलर्स मालियत के बैंक अकाउंट्स और असासजात का सुराग लगा लिया था। साथ ही उन्होंने यह भी इल्जाम आयद किया कि शरीफ खानदान ने अपने असासजात के हवाले से उनकी तहकीकात को सामने ना लाने के एवज़ उन्हें $25 मिलियन रिश्वत की पेशकश भी की।
Well, you know the story of the necklace in Geneva. You know the story of the credit card in Geneva. We were on the trail of Sharif. We had enough to be able to say, on the back of this evidence, to approach a court and say, prima facie evidence, issue an order, freeze this account. One example I give you was in Jersey, we found accounts. In the Cayman Islands, we found accounts. In London, we found accounts, and we were moving on to them. In Switzerland, we found accounts, which definitely belong to. We could see that they belong to either the Sharifs or their alter egos. We could see that. It was quite clear, on the screen. We could see that. कावे मूसवी की हालिया इंटरव्यू और पहले दिए गए इंटरव्यू में एक बात बहरहाल मुश्तरक जरूर है नाजरीन, और वो ये है कि नैब पर उनकी जानिब से की गई तंकीद. NAB's statement this morning is a straightforward lie. I'm addressing the camera and telling the Pakistani people NAB is lying to you when they said broadsheet did not recover. In America. We identified hundreds of millions of dollars. NAB sabotaged our efforts at every point. NAB was set up as a witch hunt against the political opponents of Mr. Musharraf at the time. Corrupt organization. It's a racketeer-influenced corrupt organization masquerading as a National Accountability Bureau. नैब के किरदार को लेकर पाकिस्तान में बहुत बात हो चुकी है. अपोजिशन जमातों के अलावा हुकूमती मेंबरान, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नैब के किरदार, उसकी कॉन्डक्ट, उसकी गैर जानिबदारी पर भी सवालात उठा चुकी है. नैब की गिरफ्तारियों के इख्तियार को इंसानी आज़ादी से खेलने के मुतरादिफ करार दिया जा चुका है, जबकि नंदीपुर मनसूबा करप्शन केस में अदालत यह भी कह चुकी है कि नैब कारकर्दगी दिखाए, लोगों को सूली पर ना लटकाए. इसी तरह ख्वाजा बरादरान के खिलाफ भी नैब केस को अदालत इंसानी तजलील की बदतरीन मिसाल करार दे चुकी है. एक तरफ तो अदालती रिमार्क्स हैं और दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत माहिरीन नैब की जानिब से करप्शन में लूटे गए पैसे की वापसी पर भी सवाल उठा चुके हैं. गुज़िश्ता साल नैब की तरफ से दावा किया गया कि अब तक नैब ने 821 अरब 57 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं, मगर सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में यह बात सामने आई कि 821 अरब रुपए में से फकत 6.5 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए गए हैं. नाजरीन, इस मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नैब से जवाब तलबी भी कर चुकी है. नैब की जानिब से करप्शन का पैसा रिकवर करने के दावे हों या फिर वजीर आजम इमरान खान की तरफ से लूटा हुआ पैसा वापस लाने के वादे. अगर इमरान खान साहब लूटा हुआ पैसा वापस लाना चाहते हैं तो कम अज कम वो $1 अरब ही वापस ले आएं कि जो उनके बकौल बरतानिया मुंतकिल हुए थे. और मूसवी, ये कावे मूसवी ने भी इसकी खबर उन्हें दी थी. एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा. I alerted them to $1 billion account. They just ignored it. They just laughed at it. And our lawyers wrote to them and they just ignored it. आज के लिए इतना ही. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज.